एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे आईआईटी जैम 2020 का जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चंस तो कोई भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन उसकी एक परफेक्ट ट्रिक होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स ही बताऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसे हम समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी भी हो जाए, हमारा टाइम भी ना लगे बिल्कुल भी। और एक बात और याद रखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप करने जा रहे हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें एंड उनको कहाँ पर अप्लाई करना। पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उस कॉन्सेप्ट को हमें लगाना कहाँ पे है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू रिमेंबर। हमेशा अगर कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, आप उस कंसेप्ट को कहाँ पर लगा रहे हो। जैसे ये आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है, ये कोई इतना हलवा एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं ये। ठीक है, मैंने भी कई बार किया है इसको एग्ज़ाम को। ठीक है, गेट भी मेरा क्वालिफाई है, मैंने टाइम्स क्वालिफाई है। तो ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको आईआईटी लेती है, गेट भी हुआ या फिर जो ये एमएससी के लिए हो रहा है या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी ये एग्ज़ाम होता है, तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए एक परफेक्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए। उसको ईजिली आप नहीं कर सकते हो तो उसके लिए कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इस पेपर के अंदर क्या क्या है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी। इस तरह से ए सेक्शन है, उसके बाद फिर बी सेक्शन है, उसके बाद सी सेक्शन। इस तरह से 3 सेक्शंस होते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, हम अपनी वीडियो को एक बार नीचे कर लेते हैं। ओके ओके, वी हैव अ ब्रश। देखो, सेक्शन ए बी सी 3 पार्ट्स हैं इस आईआईटी जैम के एग्जाम में। ठीक है, ए पार्ट जो है उसके अंदर सिंपल आपको एमसीक्यू हैं, आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट अ करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर क्या है, हमारे पास मोर देन 1 ऑप्शंस होंगे, यानी आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको मोर देन 1 ऑप्शन को पिक करना है, एक ऑप्शन नहीं लेना है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। ठीक है, जो आपके पास सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपके पास है न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आंसर पिकअप करना है और उसको लगाना है आपने। ठीक है, सेक्शन बी और सी, सेक्शन बी और सी में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन सेक्शन ए में क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो सेक्शन ए हमारे पास है उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर मेंशन होगा कहीं पर भी, 1/3 इसकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, आपका क्वेश्चन अगर गलत होता है तो। ठीक है, ये हुआ हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कोई भी पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखो, वी हैव अ ब्रश। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल पॉइंट इज दैट कि पर्टिकुलर तुम्हें कार्नोट जो साइकिल है वो तुम्हें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, कार्नोट साइकिल, जब भी क्वेश्चंस आएंगे कार्नोट साइकिल के, उसमें तुमने एक साइकिल ड्रॉ कर लेना है उसका, ये वाला कुछ साइकिल होता है उसका, इस साइकिल को तुमने पढ़ लेना है कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, बीएससी में बहुत ज़्यादा अच्छे से गिवन है। बट मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। जब भी टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी है, वॉल्यूम वर्सेस एंट्रोपी है या फिर प्रेशर वर्सेस एंट्रोपी है, इस तरह के कितने भी ग्राफ तुम्हें दिए गए हों जिसमें एक जो मतलब ग्राफ रहेगा बिटवीन एंट्रोपी रहेगा, यानी टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी हो सकता है, टेम्परेचर वॉल्यूम वर्सेस एंट्रोपी हो सकता है, प्रेशर वर्सेस एंट्रोपी होता है। जब भी तुम्हें इस तरह के ग्राफ प्लॉट करने होंगे, तुम्हारा ग्राफ हमेशा क्या आएगा, एक स्क्वायर बॉक्स की फॉर्म में आएगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर हमेशा। तो ये है एक सुपर ट्रिक ग्राफ को सॉल्व करने की। जब भी तुम्हारा ग्राफ बनाया जाएगा एंट्रोपी के साथ, जब भी एंट्रोपी के साथ ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो उसमें ग्राफ जो बनेगा आपका एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पूरा एग्जाम सॉल्व करना है। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि हमारा एक स्क्वायर बॉक्स ग्राफ बनता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो कार्नोट साइकिल होता है उसमें 4 प्रोसेस होते हैं हमारे पास। आइसोथर्मल होता है एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंप्रेशन होता है, उसी तरह से आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। इस तरह से हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं। तो इन 4 प्रोसेस में सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे सबसे पहले तुम्हारा एक्सपेंशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा। तो एक्सपेंशन में हमेशा तुम्हारी जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा बढ़ती है, क्योंकि एंट्रोपी जो होती है हमेशा रेंडमनेस को एक्सप्लेन करती है। एंट्रोपी किसको एक्सप्लेन करती है, हमेशा रेंडमनेस को एक्सप्लेन करती है। जितने ज़्यादा रेंडमनेस होगी पार्टिकल
पार्टिकल्स के बीच में उतने ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी, एंट्रोपी उस पर्टिकुलर चीज़ की इंक्रीज कर। जैसे तुम्हें पता है एक्सपेंशन होगा, जब गैस क्या करेगी, एक्सपेंशन करेगी, एक्सपेंशन होंगे पार्टिकल्स में क्या होगा, रेंडमनेस, जो रेंडमनेस है वो उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो क्या हो जाएंगे, इरेगुलर अरेंज हो जाएंगे, जिससे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा, एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन में एंट्रोपी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है ये है जिसमें एंट्रोपी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब हमारी क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। अब लेफ्ट टू राइट अगर तुम जाओगे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो एंट्रोपी इंक्रीज कैसे होगी, हॉरिजेंटली मूव करेंगे। तो हॉरिजेंटली हम मूव कर रहे हैं तो हमारी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सिंपल सी बात समझ रहे हो, एंट्रोपी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने एंट्रोपी को हमने क्या दिखाया है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए दिखाया है, यानी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो दिस पर्टिकुलर इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन सेकंड में तो सिर्फ यही पूछा है कि आपका जो स्टेप है रेडिकल चेन रिएक्शन तुम्हें प्रोवाइड किया गया है, इसमें ये पूछ रहा है स्टेप 1 2 3 तुम्हें दिया गया है, स्टेप 2 और स्टेप 3 के बारे में पूछा है कि स्टेप 2 है तुम्हारा और स्टेप 3 है। देखो, जब तक रेडिकल इन्वॉल्व रहेगा, जब तक रेडिकल इन्वॉल्व रहेगा दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू अ प्रोपेगेटिंग रिएक्शन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई रेडिकल है, सिंपल सी बात, तुम्हारे पास क्या है, ब्रोमीन रेडिकल है इस रिएक्शन में, ये ब्रोमीन रेडिकल है, और ऊपर तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन रेडिकल। तो दो रेडिकल है, हाइड्रोजन रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल। अब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, किसी पर्टिकुलर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात समझ रहे हो। ये हाइड्रोजन रेडिकल है तुम्हारे पास, ये ब्रोमीन रेडिकल। स्टेप 2 और स्टेप 3 की बात करें, ये भी क्वेश्चन में देखना है कि कौन से स्टेप की बात कराई। तो सेकंड जो तुम्हारे पास स्टेप होता है उसकी बात कर रहा है, और सेकंड और थर्ड स्टेप की बात कर रहा है। तो सेकंड और थर्ड में तो तुम्हारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज दैट इज ब्रोमीन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल। तो ये तो हमेशा ही रिएक्शन करेंगे फर्दर, जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज होंगे उसके साथ, जैसे H2 के साथ रिएक्शन कर सकता है, Br2 के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो ये तो आगे रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्शन प्रोपेगेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, चेन प्रोपेगेटिंग हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, चेन प्रोपेगेटिंग। ये ऑप्शन थर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है गैल्वेनिक सेल में। तो जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, आयंस, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्ट ब्रिज का हमें फंक्शन बताना है गैल्वेनिक में, अलाउस द फ्लो ऑफ बोथ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, आयंस बट नॉट इलेक्ट्रॉन्स, बोथ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट आयंस, नाइदर आयंस और नॉन। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बात तुम्हें अगर ध्यान हो तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कभी भी उससे आयंस मूव नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हमारे पास। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज जो होता है ऐसे यू शेप की ट्यूब हमारे पास होती है, उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इधर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होती है, इधर भी एक इलेक्ट्रोड हमारे पास होती है, ये इलेक्ट्रोड होती है। मान लो ये जिंक की इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास क्या है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है। तो इसमें से क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते थे, यहाँ से यहाँ क्या जाते थे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाते थे। तो ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सिर्फ आयंस का सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोबेस पूछा है कि जो डीएनए के अंदर एब्सेंट हो। हमें पता है कि डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोबेस होते हैं फॉर डीएनए के लिए। तो डीएनए के लिए हमेशा अपने दिमाग में ये पॉइंट याद रखना है क्या, कि एडेनिन बेस हो सकता है, ये क्या है, थाइमीन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। तो ये चार बेस होते हैं जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एब्सेंट कौन सा हो गया, इसमें ऑप्शन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूक्लियो जो एब्सेंट होता है, नॉट फाउंड इन डीएनए, दैट इज यूरेसिल। तो यूरेसिल इसका आंसर हो जाएगा। यूरेसिल जो होता है कहाँ मिलता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कहाँ मिलता है, तो ये आरएनए में मिलता है। तो ये बात भी हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी है कि आरएनए जो होता है, आरएनए के अंदर ही यूरेसिल होता है। ये तो डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में, जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सिर्फ यही होता है कि जो इसमें बेस होता है वो थाइमीन होता है, और इसमें जो बेस होता है वो यूरेसिल होता है। ये क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड तुम्हारे पास होता है। इसमें राइबोज शुगर होती है और इसमें क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसमें जो सेकंड पोजीशन होती है ग्लूकोज की, वहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब थर्ड क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है तुमसे कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आप देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी इनके बारे में। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। अगर आप ध्यान से देखते हो, ये जो पोजीशन होती है हाइड्रोजन की, ये फिक्स होती है, इसमें भी है हमारे पास फिक्स और इसमें भी हमारे पास फिक्स है। जो डिफरेंस है वो इस हाइड्रोजन का डिफरेंस, अगर ध्यान से आप देखते हो
तो जो हमारे पास ये हाइड्रोजन होती है ट्रांसफ़र हो रही है, देखो ये यहाँ कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के जस्ट एडजेसेंट वाली पे, फिर ये इधर चली गई है और फिर कहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी तुमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पढ़े हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में हमेशा क्या होता है कि पोजीशन जो होती है ग्रुप्स की या एटम्स की, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जब भी पोजीशन चेंज होती है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर पोजीशन चेंज होती है तो उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर। इसमें क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम हमारे पास है, हाइड्रोजन एटम की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया है, देन उसके बाद यहाँ आ गया है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए तीनों के तीनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिर्फ यही पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमेशा याद रखना, जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग इंक्रीज होने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो सिंपल सी बात है, उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, उसका डिक्रीज करता है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है, इसमें ब्रांचिंग हो रही है, इसमें भी ब्रांचिंग हो रही है। तो इन ऑप्शंस को, थर्ड एंड फोर्थ को हमेशा तुम पीछे रखोगे, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। तो ब्रांचिंग की वजह से हमने बताया, ब्रांचिंग की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर परफेक्ट जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो नहीं होती है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण उसकी परफेक्ट जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से कहो, ये ऑप्शन थर्ड और फोर्थ को तुम क्या रखोगे, सबसे पीछे रखोगे। फर्स्ट को स्ट्रेट लाइन जो होती हैं उनके, उसमें क्या होता है, 1 सेकेंड, वट वी हैव सेड। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल गई, एक बार और ध्यान से सुन लेते हैं। देखो, जैसे कोई भी स्ट्रेट चेन होती है, देखो कोई भी स्ट्रेट चेन में आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया है, तो मैं एक बार दोबारा से क्लैरिफाई कर देती हूँ। जितना ज़्यादा ये ब्रांचिंग हो जाती है उससे वॉल्यूम डिक्रीज करता है। मैंने एक मिस्टेक कर दी है, सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया मैं क्या बोल गई हूँ, सॉरी सॉरी। देखो ध्यान से, जब भी कोई भी ब्रांचिंग बढ़ती है तो ब्रांचिंग होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। मैंने ये तो बोल दिया कि वॉल्यूम में कुछ होता है, लेकिन मैं शायद ये नहीं बता पाई कि वॉल्यूम में क्या चेंज होता है। तो वॉल्यूम जो होता है उसका वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है। यही शायद मैं गलत बता गई थी कि वॉल्यूम जो होता है हमारा, करेक्ट कर लेना, गलती तो सबसे हो जाती है। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है हमारा, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या करता है हमारा, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि अगर ब्रांचिंग बढ़ती है, ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो जाता है। और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेस होता है, जिसके कारण जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो शायद मैंने रीज़न नहीं बताया होगा, ये बता दिया होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमने बात की है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज कर जाता है ब्रांचिंग के कारण। अब उसका रीज़न मैंने बता दिया है कि ब्रांचिंग से क्या होता है, ब्रांचिंग से जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या करता है, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज करने से हमारी परफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन तो होती है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल स्पेस में होती है, जिसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज करने हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। अब जैसे कोई भी स्ट्रेट चेन हमारे पास, कोई भी स्ट्रेट चेन हमारे पास, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने के कारण हमारा क्रिस्टलाइजेशन भी परफेक्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण हमारा जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या करेगा, हमारा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जितने भी स्ट्रेट चेन होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट को सबसे आगे रखो, जैसे इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है, इसको सबसे आगे रखोगे। ऑप्शंस को क्रैक करने का हमेशा ध्यान रखो कि ऑप्शंस को क्रैक कैसे करना है, जिसमें भी तुम्हारे पास फर्स्ट ऑप्शन वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, अब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड और सॉरी सी और डी में तुम्हें करेक्ट करना है। अब मैंने कहा इनमें ब्रांचिंग हो जाती है। ठीक है, ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस में होती है। अब ये तुम्हारे पास क्या होता है, ईथर होता है। ईथर जो होता है उसकी जो मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, ईथर जो होता है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें कंपैरिजन करना है फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करना है, ईथर है तुम्हारे पास, ईथर है तुम्हारे पास, और दूसरा तुम्हारे पास क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल और ईथर के कंपैरिजन में जो तुम्हारे पास ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लेसर होता है। उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लेसर होता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ इंक्रीज हो जाती है। तो तुम्हें पढ़ाई होगा, जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है। बट ईथर है जो है उसमें क्या है, दोनों साइड में क्या है, आर ग्रुप लगा हुआ है। दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, आर ग्रुप लगा हुआ है। तो दोनों साइड में आर ग्रुप लगने के कारण इसमें क्या होती है, बेटर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाती है। इसलिए ईथर को तुम सबसे पीछे रखोगे। यहाँ तो कंपैरिजन ब्रांचिंग का किया पहले हमने, और लास्ट में हमने कंपैरिजन क्या किया, ईथर का किया। तो ईथर सेकंड जो तुम्हारे पास वो सबसे लास्ट में है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाता है।
लेकिन इसमें देखो इसमें भी तुम्हारा लास्ट में है और इसमें तुम्हारा लास्ट में, अब तुम्हें करेक्ट किस में करना है, थर्ड और फोर्थ में करना है। अब देखो फोर्थ को ध्यान से देखोगे तुम और इसको देखो ध्यान से, इसमें तो फिर भी स्ट्रेट चेन है, ऐसे जाके ओ एच ग्रुप लगा हुआ है और इसमें ऐसे ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप में है तुम्हारे पास, जो कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल में मोर ब्रांचिंग है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए फोर्थ जो है तुम्हारा इसमें आ जाएगा। तो थर्ड तुम्हारा आगे आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड आगे आ जाएंगे, सेकंड तुम्हारा पीछे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इथर ग्रुप है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है 7th क्वेश्चन सॉल्व। अब हम जाते हैं, सॉरी कौन से पहुंच गए हम, 7th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। ये हम रिएक्शंस करते थे, ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फाइड है हमारे पास, आई थिंक कैल्शियम 3P32 है, हाँ कैल्शियम 4P3 है ये, कैल्शियम, तो ये हमारे पास क्या बोला है, कैल्शियम फॉस्फाइड बोला है इसने। देखो ये ध्यान से देखो, जब भी तुम्हारे पास फॉस्फाइड गिवन होता है, मेरी एक छोटी सी बात ध्यान से रखो, इसमें ट्रिक है छोटी, जब भी फॉस्फाइड गिवन होता है तो उसको हीट करने के बाद हमेशा क्या बनेगा तुम्हारे पास, PH3। तो तुम्हारे पास हमेशा क्या निकलेगा, फॉस्फीन जो है उसमें से वो हमेशा आउट होगा। ये अपना बिना झिझक के हमेशा ध्यान रखना, जब भी फॉस्फाइड को तुम हीट करते हो तुम्हारा जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो हमेशा फॉस्फीन बनेगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है। दूसरी बात याद रखो, फॉर्मिक एसिड का तुमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तुमने ट्रीटमेंट करता है, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCHOH, दैट इज़ योर फॉर्मिक एसिड हो जाता है। उसको तुमने किसके साथ हीट किया है, H2SO4 के साथ तुमने हीट किया है। मेरी बात एक छोटी सी ध्यान रखो, जब भी H2SO4 यूज़ करते हो तो दैट इज़ पर्टिकुलर क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है तुम्हारा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी रिएक्शन कर रहे हो तुम, ठीक है, कोई भी रिएक्शन करते हो तो H2SO4 के बारे में हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा से क्या करता है, वाटर जो होता है उसमें से हमेशा बाहर निकालता है। अब तुम्हें जितने भी ऑप्शंस गिवन होते हैं उन ऑप्शंस में ये देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, H2SO4 को यूज़ किया है। H2SO4 को जब भी यूज़ करोगे तो उसमें रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हमेशा बाहर निकला, क्योंकि ये क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये हमेशा क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ऑप्शन देखो, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। अगर नाइट्रिक एसिड गिवन होगा तो उसमें बाय प्रोडक्ट वाटर कभी भी नहीं निकलेगा, ये बात हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि जो दोनों को कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है और इसमें सिर्फ फंडा एक ही काम आता है तुम्हारा, वो क्या है कि H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो जब भी उसके रिएक्शंस होंगे तो उसमें बाय प्रोडक्ट एज ए वाटर मिलेगा। लेकिन नाइट्रिक एसिड का जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें कभी भी बाय प्रोडक्ट वाटर नहीं मिलेगा। तो ये कंपैरिजन में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन हमारे पास आता है, सॉरी कौन सा क्वेश्चन आ गया, 9th क्वेश्चन आ गया, 9th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। तो 9th क्वेश्चन में पूछा है कि स्क्वायर प्लेनर तुम्हें गिवन है, ठीक है, द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म स्क्वायर प्लेनर है और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्रीज में। ये बात में हमेशा याद रखना कि स्क्वायर प्लेनर में देखो जब भी स्क्वायर वर्ड रहेगा, मैं आपको ट्रिक्स से बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन पेपर जल्दी सॉल्व हो जाए। जब तक स्क्वायर वर्ड रहेगा, किस कोई भी हाइब्रिड, कोई भी स्ट्रक्चर तुम्हें गिवन है उसके आगे अगर स्क्वायर वर्ड लग जाता है तब हमेशा जो ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं तो वो होते हैं DX² माइनस Y²। ये बात याद रखना। ये कंपैरिजन हमेशा आपसे पूछा जाएगा, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे तो ये कंपैरिजन हमेशा आपके आसपास रहेगा। तो जब भी स्क्वायर अगर किसी भी मतलब ज्योमेट्री के आगे स्क्वायर लगता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है, कुछ भी हो स्क्वायर, आप ध्यान रखना स्क्वायर जब भी यूज़ होगा तो उसमें हमेशा जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा दैट इज़ DX² माइनस Y²। ये कंसेप्ट हो गया किसका, स्क्वायर का। अब स्क्वायर में क्या, स्क्वायर प्लानर लिख दिया, अभी इसमें क्या रहेगा, हमेशा DX² माइनस Y², ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात है TBP की। अगर तुम्हें TBP गिवन है तो TBP में हमेशा ही तुम्हारा DZ² ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इसमें एक्सिस जो होती है ये वाली DZ एक्सिस होती है, इसमें हमेशा क्या होती है, DZ एक्सिस होती है ये वाली। तो इसलिए इसमें हमेशा जो TBP तुम्हारे पास रहेगी उसमें हमेशा क्या होगा, DZ² ऑर्बिटल यूज़ होगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो TBP ज्योमेट्री होती है वो ऐसे होती है, दिस इज़ योर TBP ज्योमेट्री। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज़ पर्टिकुलर क्या होते हैं तुम्हारे पास, DZ के जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये याद रखना है कि जब भी TBP ज्योमेट्री अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसमें ये DZ² ऑर्बिटल जो होता है, यानी DZ² ऑर्बिटल हमेशा यूज़ होता है। तो ये हमेशा याद रखना है, स्क्वायर में हमेशा DX² माइनस Y² होगा, ये हमेशा यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है R कन्फिगरेशन वाला अमीनो एसिड, इसने पूछा हुआ है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखो, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं,
एस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। अब आर एस नॉमेनक्लेचर अगर तुम्हें निकालना होता है तो उसके लिए हम बात करते हैं, सबसे पहला रूल जो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हायर होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हायर होता है उसको नंबर फर्स्ट देंगे। फिर ऐसे अरेंज करना है। अब जो तुम्हारा हाइड्रोजन एटम होता है दैट मस्ट बी कौन सी वर्टिकल पोजीशन पे होनी चाहिए, जो भी तुम्हें पोजीशन दी गई वर्टिकल पे होनी चाहिए। अगर वो हॉरिजॉन्टल पे है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अगर हॉरिजॉन्टल पे हाइड्रोजन होता है तो उसको तुम क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, चेंज। पहला रूल ये बताया है कि एटॉमिक नंबर देखना है, एटॉमिक नंबर देखना है। उसके बाद क्या देख सकते हो, मास नंबर देख सकते हो कि मास नंबर किसका ज़्यादा, जिसका मास नंबर ज़्यादा उसको नंबर फर्स्ट करोगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड तुमने बताया कि हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होना चाहिए, मस्ट भी वर्टिकल होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए। अगर वर्टिकल पे नहीं है तो अगर आर कन्फिगरेशन है तो एस में कन्वर्ट होगे, एस आ रही है तो उसमें कैसे कन्वर्ट होगा, आर में कन्वर्ट, यानी इन्वर्जन तुम कर दोगे। हाइड्रोजन हमेशा जो फिशर प्रोजेक्शन मेथड होता है, यानी फिशर जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर होती है उसमें हाइड्रोजन जो होता है दैट मस्ट बी टू द वर्टिकल डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन होती है दिस इज योर वर्टिकल डायरेक्शन होती है। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो हॉरिजॉन्टल होती है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी कोई भी एटम नहीं होना चाहिए, हमेशा वर्टिकल पे होना चाहिए। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये क्या है हॉरिजॉन्टल पे, तो अगर इस स्ट्रक्चर की आर कन्फिगरेशन है तो इसको एस में कन्वर्ट करोगे, एस हो गए तो हमेशा आर में कन्वर्ट करो। तो ये बेसिक रूल्स है जो तुम्हें यहाँ पर हेल्प करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम इसका नॉमेनक्लेचर निकालते हैं, देखो यहाँ देखो इस सेंटर में हमारे पास क्या कायरल सेंटर है, ठीक है। मैं इसको बड़ा करके लिख देती हूँ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, CH2 CH3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NH2। तो पहले देखो यहाँ पर पहला एटम कौन है, नाइट्रोजन एटम, इस सेंटर। पहले तो हमेशा याद रखो जब भी आर एस नॉमेनक्लेचर निकाला जाता है वो हमेशा एसिमेट्रिक सेंटर पे होता है। उस सेंटर पे चारों जो ग्रुप्स होते हैं तुम्हारे वो डिफरेंट होते हैं, दैट इज एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर वही होता है जहाँ पर सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात याद रखनी है कि पहला जो हम प्रायोरिटी देंगे किसको देंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। पहले हमारे पास यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कार्बन है हमारे पास, और यहाँ पर भी क्या हो, कार्बन हमारे पास है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहला रूल क्या है, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो उससे में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का फर्स्ट नंबर इसको दे दिया। फिर यहाँ पर क्या है, कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन से सेकेंड आइटम को देखें हम, फिर कार्बन आएंगे तो इसको सेकेंड नंबर हमने दे दिया, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास सेकेंड हो जाएगा, ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा, एंड दिस इज़ योर फोर्थ, ठीक है। तो अब देखो नंबर घुमाओ इसको, 1 से 2 गए, 2 से फिर कहाँ जाएंगे, 3 गए, 3 से फिर क्या जाओ 4। तो मतलब ये बेसिकली क्या आ रही है तुम्हारे पास, आर कन्फिगरेशन आ रही है। तो बेसिकली तुम्हारे पास इसमें क्या आ रही है, आर कन्फिगरेशन आ रही है। लेकिन देखो इसका हाइड्रोजन जो है तुम्हारे पास, ठीक है, इसकी तुम्हारे पास क्या आ रही थी, आर कन्फिगरेशन आ रही थी। तो इसको नंबर 1 दिया था, इसको 2 दिया था, इसको 3 दिया था, और इसको 4 दिया था हाइड्रोजन को। तो 1 2 3 दैट्स ए पर्टिकुलर आर कन्फिगरेशन आई है, ठीक है। अब जो आर कन्फिगरेशन आई है वो आर कन्फिगरेशन नहीं रही, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है दैट इज़ ऑन द हाइड्रोजेंटल पोजिशन। अगर आर कन्फिगरेशन तो एस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये रूल आप समझ गए हो, बिल्कुल छोटा सा रूल मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है, एटम्स को नंबरिंग देनी है, 1 2 3 जो देना है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे देना है। फर्स्ट एटम सबसे पहले देना है, कायरल सेंटर सेंटर में हो, सेंटर में कायरल सेंटर होना चाहिए, उसके सराउंडिंग में एटम्स की नंबरिंग देनी है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखना है कि फिशर प्रोजेक्शन मेथड में हाइड्रोजन जो है दैट मस्ट बी ऑन द वर्टिकल पोजिशन पे, दिस इज योर वर्टिकल पोजिशन। यहाँ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पोजिशन। तो हॉरिजॉन्टल पोजिशन पे अगर हमारा हाइड्रोजन एटम होता है तो उसकी जो कन्फिगरेशन आ रही है दैट इज आर आई थी तो वो चेंज हो जाएगी एस में। तो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑप्शन जो है तुम्हारा क्या है, एस कन्फिगरेशन में है। तो ऑप्शन में क्या पूछा, आर कन्फिगरेशन। ऐसे ही सबके निकाल लोगे तो जो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, ये जो तुम्हारा ऑप्शन है दिस पर्टिकुलर बी ऑप्शन, आई थिंक दिस विल बी योर आंसर हो जाएगा। मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं तो आप चेकआउट कर लेना एस कन्फिगरेशन में आ किस में रही है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर डायग्राम में कुछ खास नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर में गैस और सॉलिड जो होता है वो तुम्हारे पास मिक्सचर आएगा, ठीक है। इस ग्राफ में तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो ग्राफ तुम बना रहे हो, म्यूजेटी का ग्राफ बना रहे हो, दैट इज़ पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो गैस की होती है, फिर उसके बाद लिक्विड का, पहले तो ये ऑर्डर में होने चाहिए ग्राफ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या होती है, सॉलिड में होती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये जो है सबसे पहले तुम्हारे पास गैस है, फिर तुम्हारे पास लिक्विड है, उसके बाद तुम्हारे पास सॉलिड। तो ये सीरीज़ में होने सबसे ज़्यादा क्या होता है, गैस जो होती है उसकी फ्री एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड होती है, देन उसके बाद सॉलिड होती है। फ्री एनर्जी इन द सेंस मॉलिक्यूल्स के बाद कितने फ्री एनर्जी टू मूव फ्रीली, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्री होती है। तो म्यू क्या बताता है, फ्री एनर्जी को बताता है, क्या बताता है वो, फ्री एनर्जी को बताता है म्यू। तो
तो ये केमिकल पोटेंशियल का हमारे पास ग्राफ है, म्यूजेटी का प्लॉट हम बना रहे हैं, दैट इज म्यू वर्सेस में टी, यानी फ्री एनर्जी वर्सेस में टी का प्लॉट बना रहे हैं। तो जो तुम्हारा ऑप्शन आएगा दैट पर्टिकुलर थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें सॉलिड देखो सबसे नीचे है, उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद गैस तुम्हारे पास है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे सिंपल मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ ऐसा जो ऑप्शन है जो आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली आप कर सकते हो। देखो कोई बच्चों को क्वेश्चंस में दिक्कत ये आती है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। ठीक है, मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताती हूँ। देखो किसी भी मॉलिक्यूल के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल वाली स्पीसीज पे होगा वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, Br3 पॉजिटिव लिख दिया ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर ब्रैकेट पे मेंशन है, यानी ब्रैकेट के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज मेंशन है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है सेंट्रल स्पीसीज पे है। तो सेंट्रल स्पीसीज तुम्हारे पास एक ही बनेगी, ये ब्रोमीन। मान लो ये दोनों ब्रोमीन ऐसे हैं, मैं कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही, मैं जस्ट वैसे लिख रही हूँ। 3 ब्रोमीन है हमारे पास, तो सेंट्रल पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मैं आपको ये बोल रही हूँ जो पॉजिटिव चार्ज हो किसी पर्टिकुलर एटम पे होगा, तो वो पर्टिकुलर एटम कौन सा होगा तुम्हारा, सेंट्रल एटम होगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ब्रोमीन के पास कितने आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड यूज़ कर लिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन ये यूज़ कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए इस ब्रोमीन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ कर लिया ये बॉन्ड बनाने के लिए, और एक इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, टोटल 7 में से एक तो इसने निकाल दिया है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, तो इसके पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे हैं। ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ कि हमारे पास क्या था, ब्रोमीन 3 पॉजिटिव है ना, ब्रोमीन 3 पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारा सेंटर में ब्रोमीन है उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सेंट्रल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सेंटर, क्योंकि सेंट्रल जो स्पीसीज होती है वो हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर पे रखा है। तो सेंटर वाले हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 बचे, क्योंकि इसके पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो इसके इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव हमेशा सेंट्रल स्पीसीज, तो उसके पास 6 बचे। तो एक का इसने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया है, यहाँ से भी एक बॉन्ड इसने इस ब्रोमीन के साथ बना लिया है, इसके साथ भी बना लिया एक बॉन्ड। कितने बचे इसके पास, 6 में से 2 यूज़ हो गए हैं, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 और 2, ये 2 इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ज्योमेट्रीज आपको बतानी है। जब भी आप ज्योमेट्री काउंट करते हो तो उस टाइम पे हमेशा हमेशा याद रखना कि जब शेप काउंट करते हो तब आप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हो, लेकिन आप जब ज्योमेट्री की बात करते हो तब हमेशा आप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हो। तो बेसिकली हमारी जो स्ट्रक्चर बनी है वो क्या बनी है, स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, ब्रोमीन है हमारे, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, और 2 हमारे पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी था। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, क्योंकि ज्योमेट्री जब हम काउंट करते हैं, ज्योमेट्री में हमेशा दोनों ही चीज़ें हमारी काउंट होती है। ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारी दोनों चीज़ें हमारी काउंट होती हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एंड बॉन्ड्स भी। ठीक है, तो जब आपको ज्योमेट्री निकालनी है तो आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट्स करने हैं, और आपको बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, आपको सिग्मा बॉन्ड भी काउंट करना है। तो जब भी आपको ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमेशा आपको क्या करना है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करना है और सिग्मा बॉन्ड भी काउंट करना है। तो दिस इज पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल हमारे पास 4 हो जाते हैं, क्योंकि 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 हमारे पास क्या बॉन्ड पेयर हो जाते हैं। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और 4 से क्या बनता है हमेशा sp3, और sp3 हमेशा क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इसी तरह से आप नेक्स्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे निकालोगे, Br3 है नेगेटिव है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, Br3 नेगेटिव। अब जो नेगेटिव चार्ज है हमेशा याद रखना है कि एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा सराउंडिंग स्पीसीज पे होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा सेंट्रल स्पीसीज पे होता है। ठीक है, अब हम Br3 नेगेटिव को सॉल्व करते हैं। तो Br3 नेगेटिव को सॉल्व करोगे देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, Br3 नेगेटिव, यानी एक नेगेटिव चार्ज किसके पास है, इस ब्रोमीन के पास है, और इसी नेगेटिव से क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, दैट इज पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा ये। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, 3 ब्रोमीन हमारे पास क्या है, 3 ब्रोमीन हमारे पास हैं। इन 3 ब्रोमीन में एक ब्रोमीन को हमने नेगेटिव चार्ज दिया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा किसके पास रहेगा, सराउंडिंग स्पीसीज के पास रहेगा। तो सराउंडिंग स्पीसीज ने इसको हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया है, सराउंडिंग स्पीसीज को हम नेगेटिव दे दिया, इसको भी दे सकते हो, इसको भी किसी को भी आप दे सकते हो। ठीक है,
तो ये देखो, ये ब्रोमीन हमारे पास है और ये ब्रोमीन हमारे पास है, तो इसने इस नेगेटिव चार्ज से क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा ही जब भी कोई बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। तो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको अगर एक ही एटम बनाता है, कोई भी बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हमेशा दो एटम्स मिलकर बनाते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है। बट अगर किसी भी बॉन्ड को सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बनाता है, जैसे इस ब्रोमीन के पास क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस नेगेटिव चार्ज से क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब कोई भी एक ही एटम अगर बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बन गया हमारा, इनके बीच में ये शेयरिंग हो जाएगी। हमें पता है सेंट्रल की हमें बात करनी है कि सेंट्रल के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक से इसने शेयर करके बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो इसके पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके पास टोटल, क्योंकि ये इस बॉन्ड को बनाने के लिए, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को बनाने के लिए सेंटर वाली ब्रोमीन जो उसने को अपना कोई इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये बॉन्ड बना है सराउंडिंग स्पीसीज के शेयरिंग से। मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो सराउंडिंग स्पीसीज़ का हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ सेंट्रल का देखना है। सेंट्रल के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इसने शेयर करके यहाँ पर ये क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया यहाँ पर। और ये इसने खुद नहीं बनाया है, क्योंकि सराउंडिंग स्पीसीज जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इसको ड्रॉ किया, दैट इज पर्टिकुलर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कितने बचे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाओगे, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसको आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखाओ क्या बनेगी। देखो ध्यान से, इसको हम ऐसा बना सकते हैं कि हमारे पास 2 ब्रोमीन है, हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमीन हमारे पास ऐसे ड्रॉ कर दिए हमने, 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे हमारे पास, 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा वहाँ रखा जाता है जहाँ पर मिनिमम रिपल्शन हो। तो एक हमने क्या बनाया, एक इस पर्टिकुलर नेगेटिवली चार्ज ब्रोमीन ने क्या बनाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने आपको पहले ही बताया है सराउंडिंग जो स्पीसीज होती है हमेशा उनको क्या देना है, नेगेटिव चार्ज देना, सेंट्रल को हमेशा पॉजिटिव देना, क्योंकि सेंट्रल वाइज पे हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, सराउंडिंग वाली इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है। तो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके बचे हैं जो पेयर में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि 7 थे सेंटर वाली स्पीसीज जो है हमारे पास, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 में से एक इसने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया, 6 बचे इसके पास, 6 कैसे रहेंगे, एज ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज और टीबीपी स्ट्रक्चर आ जाएगी। काउंट करके भी आप देख सकते हो, इसको काउंट कैसे करोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सेटअप कर देती हूँ, देखो 3 हमारे पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था ज्योमेट्री के लिए हमेशा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 आपके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे पास क्या हो गए, 5 होगा। 5 से हमेशा क्या बनती है, sp3d। sp3d क्या होती है, हमारी टीपीपी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। थर्ड तुम सॉल्व कर लेना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये करना है BrF3, BrF3, ये इसकी स्ट्रक्चर है, दैट इज़ पर्टिकुलर टीबीपी हमारे पास हो जाएगी। ये ऐसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि इस सेंटर वाली ब्रोमीन जो है, सेंटर वाली ब्रोमीन ने एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया बॉन्ड बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया बॉन्ड बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया बॉन्ड बनाने के लिए, टोटल 7। सेंट्रल जो ब्रोमीन होता है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से एक यहाँ यूज़ हो गया है, एक यहाँ यूज़ हो गया, यहाँ तो 3 यूज़ हो गए, कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं वो कैसे रहेंगे, एज ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू टीबीपी, तो टीबीपी के इक्वल आ जाएगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये केस टाइप स्ट्रक्चर इसने पूछा, बहुत ही ज़्यादा मैं इजी कंसेप्ट आपको बताने जा रही हूँ, बहुत अच्छे से करना। अब देखो ध्यान से, बी एन मैं आपको लिख रही हूँ, BnHn, अगर हमारे पास ऊपर चार्ज है नेगेटिव तो इसको हम बोलेंगे क्लोजो, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजो। मैं इसका अच्छे से स्पेस लेके बता देती हूँ आपको, 1 मिनट। देखो ध्यान से, देखो पहले क्या करना है, बोरोन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका दोनों का नंबर सेम करना है आपको, क्या करना है, दोनों का नंबर सेम करना है। जैसे Bn हो गया, Hn हो गया, दोनों का जो n होता है दैट मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम, मतलब 5 है तो दोनों 5 रहेंगे, ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास है BnHn 4 नेगेटिव, तो ये हमारे पास है क्लोजो, ऊपर वाला जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज, जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, क्लोजो, और जिसमें 4 नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा होता है नीडो, ठीक है। अगर 6 नेगेटिव होगा तो उसको क्या बोलोगे, अरेक्नो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अरेक्नो। बस 2 का डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। समझ गए हो आप मेरी बात, क्या समझ गए, कि BnHn 2 नेगेटिव,
2 नेगेटिव है तो उसको क्या बोलोगे, क्लोजो। 4 नेगेटिव है तो नीडो, और 6 नेगेटिव है तो क्या बोलोगे उसको, अरेक्नो। समझ रहे हो? तो जो तुम्हारे n का नंबर है दैट मस्ट बी सेम है, मतलब अगर ये 5 होगा तो तुम्हारे पास ये भी तुम्हारा 5 होगा, और ऊपर बाहर क्या आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। 4 नेगेटिव है तो भी तुम्हारे पास नीडो होगा, 6 नेगेटिव है तुम्हारा अरेक्नो। इसको मैं समझाती हूँ आपको, देखो ध्यान से। जैसे आपके क्वेश्चन है B5H12, ये क्वेश्चन तुम्हें दिया है और तुम्हें उससे पूछा है इसके केस स्ट्रक्चर बताओ। ये तुम्हारे केस स्ट्रक्चर्स होते हैं, तुम्हारे पास 3 टाइप्स होते हैं, क्लोजो है, नीडो है, अरेक्नो है। ये तुम्हारे पास 3 टाइप्स के क्या हैं, केस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो तुमने क्या करना है, जस्ट बोरोन और हाइड्रोजन एटम्स का नंबर तुमने बिल्कुल सेम कर देना है। जब आप दोनों का एटम्स का नंबर सेम कर दोगे तो ऊपर देखना चार्ज क्या बचेगा। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उसमें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं, मतलब हाइड्राइड एक्स्ट्रा है, क्योंकि बोरोन के साथ जो होगा, बोरोन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा दैट विल बी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, क्योंकि इसके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या रहेगा, नेगेटिव। क्योंकि बोरोन जो है दैट इज पर्टिकुलर मेटल है, तो मेटल पे हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और जो इसके साथ हाइड्रोजन होगा दैट विल बी हाइड्राइड रहेगा, इसलिए जो नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आता है वो हमेशा हाइड्रोजन्स के कारण आता है। अगर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे तो 2 नेगेटिव होगा, 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे तो 4 नेगेटिव होगा, 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे तो 6 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात? तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखने जा रही थी, B5H12। मैंने सबसे कहा था कि आपको क्या करना है, बोरोन का और हाइड्रोजन का नंबर आपको बिल्कुल सेम करना है। मैंने क्या किया, 5 बोरोन है हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉरी इसको मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। B5 ले लेते हैं और H7 ले लेते हैं, एक बार ध्यान से सुनो। तो इसको मैं क्या कर दूँ, बोरोन हमारे पास 5 है तो 5 बोरोन क्या होंगे, 5 हाइड्रोजन से न्यूट्रल होंगे, क्योंकि ये 5 पॉजिटिव होगा तो 5 नेगेटिव से रिप्लेस होगा। मैंने अभी आपको बताया कि बोरोन और हाइड्रोजन जो होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स हैं, इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो 5 पॉजिटिव जो होंगे 5 नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन देखो 2 एक्स्ट्रा हमारे पास हाइड्रोजन है, क्योंकि 5 ही हो गए हैं, 5 ही हो गए, तो 2 एक्स्ट्रा है क्योंकि 7 है हमारे पास टोटल हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 7 हैं, तो 5 5 से क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, बच्चे कितने, 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। इन स्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज करने के बाद भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 नेगेटिव। और जब भी ऐसे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजो स्ट्रक्चर से कहा जाएगा। तो यही आपको दिमाग में अपने रखना है कि सबसे पहले बोरोन और हाइड्रोजन का नंबर आप बिल्कुल सेम करो, जितने भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसका ऊपर क्या कर दोगे, नेगेटिव चार्ज बना दोगे। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास 2 नेगेटिव है तो ये दिस पर्टिकुलर क्लोज हो। अब जैसे तुम्हारे पास ये एग्जांपल दिया है B5H11, क्या है तुम्हारे पास, B5H11 है, ये दिया है तुम्हारे पास, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, बोरोन और हाइड्रोजन का बिल्कुल नंबर क्या करोगे, सेम करोगे। जैसे B5 है तो HP5 करो, क्योंकि B5H5 आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। पॉजिटिव 5 होगा और नेगेटिव 5 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो आपके पास चार्ज 0 बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 11 है, तो 5 हो गए, कितना बचा, 6 नेगेटिव बचा, क्योंकि 6 हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। B5H5 हो गया है, 11 है टोटल हमारे पास, कितने, 11, तो 5 और 6 कितने हो गए, 11 हो गए हैं। तो इस तरह से हमारा 6 नेगेटिव आया। तो अगर हमारे पास 6 नेगेटिव आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरेक्नो से कहा जाता है। B5H5 ऊपर क्या आ जाएगा, 6 नेगेटिव, क्योंकि 5 बोरोन 5 हाइड्रोजन से क्या हो गए हैं, न्यूट्रलाइज हो गए हैं। एक्स्ट्रा कितने बचे हमारे पास, 6 नेगेटिव, और 6 नेगेटिव जब भी होगा तब उसको क्या कहा जाएगा, अरेक्नो उस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर क्वेश्चन। इसको आप इजीली सॉल्व करोगे। सिर्फ 3 ही टाइप्स आएंगे, अरेक्नो होगा, क्लोजो होगा एंड नीडो आपके पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख सकते हो। अब ध्यान से एक बात याद रखना है आपको, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताती हूँ आपको। मेटल कार्बन की बॉन्डिंग कब स्ट्रॉन्ग होगी, सबसे पहले ये याद रखो कि CO जो बॉन्ड, जो CO है तुम्हारे पास, लेकिन इसके पास, कार्बन के पास क्या होता है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको ये क्या कर देती है, इजीली डोनेट कर देती है मेटल के वैलेंस। जो एक बात मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद हम नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे बस, उसके बाद नहीं करेंगे हम, वो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। देखो ये बात कर रहा है मेटल कार्बन की बॉन्डिंग। हमें पता है कि ऑर्गेनोमेटालिक्स में क्या होता है, मेटल और कार्बन की अच्छी बैक पाई बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले क्या होता है कि मेटल जो होता है उसके पास क्या होता है, CO होता है, ये लिगेंड है इसके पास, ठीक है। इसके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है
उसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। कौन? CO लिगेंड। तो CO लिगेंड ने क्या किया है कि CO लिगेंड जो है कार्बन और ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है मेटल को, तो जिससे क्या बन जाता है? हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है, मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था जिससे, ठीक है। अब मेटल के पास भी पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, जिस जो क्या करता है इसके अंदर भी डोनेट कर देता है। कार्बन के पास क्या होता है? एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो उसमें ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देता है। जब इसमें डोनेट करेगा तो दिस पर्टिकुलर बॉन्डिंग इज और बैक पाई बॉन्डिंग, यानी मेटल जो है बैक इसको क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, तो उस टाइम पे मेटल के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। तो उस नेगेटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए, नेगेटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए ही जो ये नेगेटिव चार्ज है मेटल पे, क्योंकि CO ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? डोनेट किया है, ठीक है। CO ने क्या किया है? सबसे पहले मेटल के पास CO लिगेंड है, उस CO लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर डोनेट कर दिए हैं। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में मेटल के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद इसको ओवरकम करने के लिए वो CO के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। डोनेट करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? मेटल और कार्बन के बीच में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो सेकंड बॉन्ड हमारे पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैक पाई बॉन्डिंग उसे कहा जाता है, दैट इज़ बैक पाई बॉन्डिंग। तो ये बैक पाई बॉन्डिंग तभी ज़्यादा स्ट्रांग होगी जब क्या होगा? मेटल के पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो मेटल पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? डोनेट कर सकता है टू द CO लिगेंड को, इजीली डोनेट कर सकता है। इसलिए मेटल के पास क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है, जो ये बॉन्ड ऑर्डर है ये ज़्यादा कब होगा? ये तभी होगा जब मेटल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसकी डोनर पावर इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मेटल के पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। उसकी पोलराइजेशन पावर, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो हमारा बैक पाई बॉन्डिंग है वो बढ़ जाएगी, और मेटल और कार्बन के बीच का जो बैक पाई बॉन्डिंग है यानी बॉन्ड ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो आप ध्यान से, 18th क्वेश्चन पे हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पास क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। फोर्थ में इसके पास क्या? 2 नेगेटिव है। इसके पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला तो मेटल क्या करेगा? पॉजिटिव, मेटल के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव है वो तो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, तो वो मेटल कार्बन के साथ क्या है? बैक पाई बॉन्डिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो हमारे पास ये है, सबसे ज़्यादा इसकी होगी थर्ड की। उसके बाद हमारे पास फोर्थ की होगी, क्योंकि उसके पास एक नेगेटिव है, उसके पास 2 नेगेटिव है। तो जिसके पास 2 नेगेटिव उसकी डोनर पावर ज़्यादा होगी, तो थर्ड सबसे आगे आएगा हमारे पास इस ऑप्शन में। देखो उसके बाद हमारे पास फोर्थ आएगा, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट आएगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला हमारा सबसे लास्ट में, क्योंकि उसकी डोनेशन पावर सबसे लेस होगी। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देती हूँ। ये HF वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, ये क्वेश्चन इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कर लेना है, MOT डायग्राम कर लेना, तब आपको समझ में आ जाए इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक और मैं आपको बता देती हूँ, 18 इलेक्ट्रॉन रूल बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे निकालना है? देखो कोई भी मेटल तुम्हारे पास गिवन है, D ऑर्बिटल 3D सीरीज के मेटल्स आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको क्या करना है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल फिलअप करना है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल इन द सेंस आपको क्या करना है? 18 इलेक्ट्रॉन कंटेंट निकालना है। मैं आपको निकालना बता देती हूँ एक बार कैसे निकालना है। जैसे आयरन दे रखा हो आपके पास, तो आयरन के पास जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले वो लिखो, क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन? 3D6 होती है, 4s2 होता है। तो उसकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करोगे, ठीक है। ये क्या करोगे आप? 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे? काउंट करोगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है आयरन CO कितना लोगे? 5 ले लिया मान लो हमने, ठीक है। तो हमें पता है कि आयरन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने बताया कि S ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सबको आपने काउंट करना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आयरन के, और 5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एक CO जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो टोटल हमारे पास 5। तो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को क्या करता है? फॉलो करता है, और वही 18 इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं हमारे पास? स्टेबल भी होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, जिसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करता है? इसको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल का रूल जो है वो आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे आयरन CO क्या है? आयरन CO4 2 नेगेटिव है, बी ऑप्शन में। हमें पता है कि आयरन 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 दूनी 8, 8 ही हो जाएंगे, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 8 8 16 और 2
18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। इसने ये पूछा है कौन सा फॉलो नहीं करता है, इसलिए आप सबको कैसे करोगे, ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। तो बी ऑप्शन भी क्या करता है, फॉलो करता है, इसलिए आप सारे ऑप्शंस को देख लेना है कि कौन कौन से आपके फॉलो करते हैं और कौन कौन से आपके फॉलो नहीं करते हैं। इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी 4 रहेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सेकंड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो हमारे पास ये है, ये वाली जो हमारी झिकजैक पोजीशन होती है, दिस पर्टिकुलर बी आंसर इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछिए, आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, झिकजैक में चलती है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक सीरीज जो आपके पास होती है उसमें एटलीस्ट आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स होने चाहिए। डी ट्रांजिशंस आपको अगर पूछे जाते हैं तो उसमें डी ट्रांजिशन आपके पास कितने होंगे, 3 डी ट्रांजिशन हो जाएंगे। कॉपर में क्या होती है हमारे पास 3D9 होती है, 3D9 होती है, 4s2 कन्फिगरेशन हमारे पास होती है। तो इसमें टोटल 3 ट्रांजिशन जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं, क्योंकि 3 ट्रांजिशन वो कर सकता है, ठीक है, ऊपर T2G से, यानी T2G से वो EG में कितने कर सकता है, T2G सेट आपके पास आएगा और EG सेट आपके पास आएगा, तो T2G से वो कितने ट्रांजिशन कर सकता है, 3 ट्रांजिशन का जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, वहाँ से आप इसको कर लेना। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।